तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। और जैसा कि आपको जानकारी है कि हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी अनिवार्य के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय और राजऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा सेकंड सेमेस्टर में उसका अध्ययन कर रहे हैं। और पूर्व में हम 7 कवियों पर चर्चा कर चुके हैं। जो मध्यकाल के और आधुनिक काल के 7 कवियों पर चर्चा हो चुकी है, और आधुनिक काल के अंतिम कवि के रूप में पाठ्यक्रम में नागार्जुन को शामिल किया गया है। नागार्जुन जो थे वो मैथिली में भी लिखा करते थे, मैथिली भाषा के भी कवि साहित्यकार माने जाते हैं। और मैथिली भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, इनकी एक रचना है पत्रहीन नग्न गाछ, उसके लिए दिया गया है। हिंदी में भी ये कविताएं लिखा करते थे और बहुत चर्चित कविताएं इन्होंने लिखी हैं। ये मूलतः प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, प्रगतिवादी साहित्यकार। ठीक है। जब जब हम बात कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की, या हमने पूर्व में जब बातें की जयशंकर प्रसाद की, हालांकि इस पाठ्यक्रम में नहीं है उनकी कविता शामिल। तो हमने ये पढ़ा था कि प्रयोगवाद से पहले, प्रगतिवाद से भी पहले छायावाद के कवि रहे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है प्रगतिवाद, जिसमें निराला जी की कविताएं हमने पढ़ी और प्रगतिवादी रचनाएं पढ़ी। और उसके बहुत बाद में जब प्रयोगवाद आया तो प्रयोगवाद के कवि के रूप में हमने अज्ञे की कविता पढ़ी। और जब प्रयोगवाद में कविता लिख रहे थे अज्ञे, उस समय, उससे थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद में भी नागार्जुन, जिनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, वो प्रगतिवादी रचनाएं लिख रहे थे। प्रगतिवादी रचनाओं का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति आत्म केंद्रित न रह करके, आत्म केंद्रित न रह करके अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करता है कि वो भावनाएं केवल उसकी न रह करके वो एक सामाजिक सौदेश्य परक रचनाएं साहित्य में लिखता है। तो सामाजिक सौदेश्यता से संबंधित जो रचनाएं होती हैं उनको समाजवादी रचनाएं या प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है, जिन पर मार्क्स और मार्क्स का प्रभाव माना जाता है और साम्यवाद का उस पर प्रभाव देखा जाता है। तो जो राजनीति में मार्क्सवाद है, और जो राजनीति में मार्क्सवाद है, उसे ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंद पंत, निराला जी, मुक्तिबोध, ये सभी प्रगतिवादी रचनाकार हैं। नागार्जुन का नाम बहुत विशिष्ट है इस क्रम में। आप एक उपन्यासकार भी थे, आपके बड़े अच्छे उपन्यास आपने लिखे हैं, विशेष रूप से जो आंचलिक उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, नागार्जुन ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, शिव पूजन सहाय ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। नागार्जुन ने बहुत सारे आंचलिक उपन्यास लिखे हैं और इसी क्रम में वो कहानीकार भी थे, और एक बड़े अच्छे प्रगतिवादी कवि के रूप में भी वो हमें दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में गांव की, देहात की भाषा का प्रयोग हुआ है। बहुत सरल भाषा में वो अपनी कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में गहरा व्यंग्य होता है सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर। हालांकि जो ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, गुलाबी चूड़ियां, ये उस दृष्टि से एक प्रगतिवादी रचना नहीं है जिसमें कोई सामाजिक बुराई पर वो आक्षेप कर रहे हों या उसका विरोध कर रहे हों। लेकिन ये कविता बड़ी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि आम विषयों पर, बहुत सामान्य विषयों पर जब कविताएं नहीं लिखी जा रही थी, उस समय नागार्जुन ने बहुत सामान्य सा एक विषय ढूंढा, गुलाबी चूड़ियां, और उस पर उन्होंने कविता लिखी। तो और इसमें इस तरह से उन्होंने कविता लिखी। आपको ये भी जान करके बड़ी खुशी होगी कि नागार्जुन भी अज्ञे की तरह यायावर प्रवृत्ति के थे, इन्हें घूमना घूमना बहुत पसंद था। और ये भी श्रीलंका में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसी के बाद उनका नाम नागार्जुन पड़ गया था। इन्होंने पाली भाषा का भी अध्ययन किया बौद्ध धर्म की रचनाओं को समझने के लिए। तो नागार्जुन जो हैं वो बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, जो जनता में प्रचलित बहुत सामान्य विषयों को उठाते हैं अपनी कविता के लिए, उसे कविता का विषय बनाते हैं। और एक आम नागरिक किसी एक विषय पर किस तरह की राय रखता है, उसे वो अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं। हालांकि इनकी कुछ कविताओं में बहुत गहरे राजनीतिक व्यंग्य भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए
गुलाबी चूड़ियां को पढ़ते हैं। यात्रा किया करते थे, इसीलिए बस में बैठते होंगे, और जब बस में बैठते होंगे तो अलग अलग दृश्य नजर आते होंगे। इस कविता में भी एक दृश्य है जो उनके द्वारा बस में बैठ करके जब यात्रा की गई तब वह दृश्य सामने आया, उसी को उन्होंने अपनी कविता का मूल जो केंद्रीय विषय है वो बनाया। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी कार्य में संलग्न रहे, काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, गाड़ी चलाने का भी हो सकता है, और किसी ठेले पर कोई सामान बेचने का भी हो सकता है, या कोई बड़ा अधिकारी पद भी किसी के पास हो सकता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता यदि वह एक पिता है तो पिता के भावों को केंद्र में रख करके एक कविता लिखी गई है। वह 7 साल की बच्ची का पिता है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ। सभी पिता अपनी संतान से बहुत गहरा लगाव रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, विशेष रूप से जब वह किसी बच्ची का पिता होता है। तो लड़के का पिता होना उतने सौभाग्य की बात नहीं है, लेकिन लड़की का पिता होना बहुत सौभाग्य का विषय इसीलिए है क्योंकि जब पिता बाहर रहता है तो जो नन्ही बच्चियां होती हैं वो अपने पिता से या पिता से बहुत ज्यादा लगाव रखते हुए उनकी कमी को अनुभव करती हैं, बार बार उनके आने की प्रार्थना करती हैं, उनके लौटने की प्रार्थना करती हैं। और पिता जो है अपनी बच्ची का सानिध्य पाकर, विशेष रूप से लड़कियों का सानिध्य पाकर जो पिता होते हैं वो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हालांकि आज जो हमारा समाज है उसमें आप समस्याओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या की एक समस्या बड़ी समझ में आती है। तो उस दृष्टि से भी ये कविता बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें बताया गया है कि जो अ, बच्चियां हैं घर को किस तरह से महका करके रखती हैं, किस तरह से आनंद का एक वातावरण उन घरों में होता है जिनमें लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं। तो पिता तो है, सामने मिरर से ऊपर, मिरर का मतलब है सामने गियर, गियर से ऊपर, मिरर नहीं है गियर, जहां बस का गियर है उसके ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। अब आप देखें कि जहां पर कई बार ईश्वर की कोई तस्वीर या कोई फूल या उस तरह का कोई प्रतीक चिन्ह शीशे के ऊपर, गेयर से ऊपर का जो शीशा होता है पीछे देखने के लिए, वहां पर कुछ वस्तुएं टांक देता है व्यक्ति अपनी अपने जो साधन है उसको, यातायात का जो भी साधन आप चला रहे हैं उसको सुंदर बनाने के लिए या उस वातावरण को सुंदर बनाने के लिए। कई लोग विंड चाइम भी टांक दिया करते थे, लेकिन उस ड्राइवर ने हुक से टांक रखी है कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है, बस थोड़ी तेज होती है तो वह थोड़ा सा तेज हिलने लगती है, और जब बस धीरे धीरे चल रही होती है वो धीरे धीरे हिलती रहती है। झुककर मैंने पूछ लिया, ये एक तरह से आ, उनका निजी अनुभव है। तो आत्मकथात्मक कविता भी इसे कहा जा सकता है, या संस्मरणात्मक कविता भी इसे कहा जा सकता है। खा गया मानो झटका, उससे पूछ लिया कि ये गुलाबी चूड़ियां किसकी हैं और ये यहाँ क्यों टांक रखी हैं। तो झटका खा गया क्योंकि उसे ये अंदाजा नहीं था कि उससे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा, अधेड़ उम्र का मतलब है जिसकी उम्र 45 से 60 के आसपास हो, तो वह अधेड़ उम्र का, जो परिपक्व उम्र का व्यक्ति है, मुच्छड़ है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, रोबीला चेहरा भी है। आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, मेरी बच्ची छोटी जिसका नाम मुनिया है, मैं लाख कहता हूँ कि यहाँ मत टांको, लेकिन वो फिर भी टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। अपनी अमानत, कोई ऐसी ऐसी संपत्ति है जो उसने मेरे सामने टांक रखी है अपना अपनी भेंट के रूप में, यहाँ अब्बा की नजरों के सामने। अपनी अमानत को कहाँ टांक रखा है, अब्बा की नजरों के सामने, कि बार बार मुझे मेरी याद आती रहे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने पर्स में अपनी फैमिली का फोटो रखते हैं, कुछ लोग, कुछ ड्राइवर अपने जो डैशबोर्ड होता है स्टीयरिंग के सामने, वहां पर अपने बच्चों के फोटो लगा देते हैं। मैंने एक देखा कि जैसे यहाँ स्पीड का होता है संकेत, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपने बच्चे का फोटो लगा रखा था जिससे उसको 70 और 80 न दिखाई दे। यहाँ पर उसने अपने बच्चे का फोटो लगा रखा था। क्यों लगा रखा था? कि जब भी मैं 60 से ऊपर चलाऊं तो उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाई देती थी कि इससे ज्यादा मुझे अपनी गाड़ी को स्पीड नहीं देनी है क्योंकि दुर्घटना हो जाएगी।
तो मैं अपने पुत्र से नहीं मिल पाऊंगा। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि वो जो मुनिया है उसने अपने पिता के गियर के ऊपर चूड़ियां टांक दी हों कि कहीं जब मेरे पिता असावधानी से गाड़ी चला रहे हों तो उन्हें मेरी याद आ जाए और वो इस तरह की लापरवाही गाड़ी चलाने में न करें। तो यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने उसने अपनी चूड़ियां टांक रखी हैं। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियां, किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहाँ से। इनका क्या जुर्म है, क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियां। उसने टांकी हैं तो टकी रहें, और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ती हैं, किस जुर्म से हटा दूं इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। दूधिया वात्सल्य, प्रेम से भरा हुआ एक प्रेम, निश्चलता से भरा हुआ प्रेम उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक रहा था, छलक रहा था। तरलता, तरलता का मतलब है प्रेम। हावी था सीधे साधे प्रश्न पर। एक छोटा सा प्रश्न उससे पूछा गया था और वह प्रेम उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वात्सल्य का मतलब होता है वह प्रेम जो अपनी संतान के प्रति होता है। और अब वे निगाहें फिर से हो गई हैं सड़क की ओर। मुझे जवाब दिया और उसके बाद अब फिर से वो सड़क की ओर देखने लगा और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ, कभी भी पिता है। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। अपनी पुत्र संतान के द्वारा जो भेंट दी गई है वो भला किस पिता को प्रिय नहीं होती। तो यहाँ आ, एक पिता के मन में जो भाव होते हैं अपनी संतान के प्रति, उनको अभिव्यक्त किया गया है कवि के द्वारा। एक छोटी सी कविता और उसके बाद हमारी आज की कक्षा समाप्त करेंगे। अकाल और उसके बाद। ये जो कविता है ये बहुत चर्चित कविताओं में गिनी जाती है। और ग्रामीण जीवन में प्राणी जगत, केवल मनुष्य नहीं, जब अकाल कहीं आता है तो प्राणी जगत मनुष्य जगत के साथ कैसे अ, उसका प्रभाव, उस अकाल का प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं पड़ता है बल्कि मनुष्य के आसपास के प्राणी जगत पर भी किस प्रकार पड़ता है, उसको यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। कविता बड़ी अच्छी है, आपको याद हो जानी चाहिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो पहली जो चार पंक्तियां हैं वो अकाल से संबंधित हैं और अगली जो चार पंक्तियां हैं वो अकाल के बाद की बात कहती है। तो पहले अकाल में क्या होता है वो देख लेते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब चूल्हा रो नहीं सकता, इसी को भाषा की लाक्षणिकता कहा जाता है। कवि ने कहा है चूल्हा रोया। चूल्हा कोई मनुष्य नहीं है जो रोता है, लेकिन चूल्हा रोया का मतलब है कई दिनों तक चूल्हा शांत पड़ा रहा, उस पर कुछ भी पका नहीं, उस पर कुछ उस पर कुछ बनाया नहीं जा सका, पकाया नहीं जा सका। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। और चक्की उदास खड़ी रही। उसकी जो घरड़ घरड़ है, जब चलाते होंगे चक्की को तो उसमें से एक ध्वनि निकलती होगी, वह भी, क्योंकि घर में दाने नहीं है, घर में अनाज नहीं है, तो चक्की कैसे चलेगी। रोटी नहीं है, माफ कीजिए, अनाज नहीं है, आटा नहीं है, तो रोटी कैसे पकेगी। तो चूल्हा भी रो रहा है, चक्की उदास है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और घर में आप देखते होंगे कि ग्रामीण जीवन में विशेष रूप से कि जहाँ बिल्कुल गांव में कोई व्यक्ति ठेठ गांव में रहता है, वहाँ उसके घर के आसपास के जो कुत्ते हैं वह भी घर के अंदर आना जाना उनका लगा रहता है और वो भी बड़े अधिकार भाव से अंदर आकर के सो जाते हैं और वहां आकर के बैठ जाते हैं जब कोई भोजन कर रहा होता है। तो जब कोई भोजन करता है तो वह देखता है कि भाई यह पशु भी, यह प्राणी भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वह उसे भी कुछ खाने के लिए दे देता है और इस तरह से उसका एक मधुर संबंध उस घर के साथ जुड़ जाता है। तो अब वह कानी कुतिया जो रोज आकर के रोटी खाती होगी, प्राप्त करती होगी अपने लिए, वह भी आकर के चूल्हा और चक्की के पास आकर के सो जाती है, लेकिन उसके पास भी खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जब मकान मालिक के पास ही कुछ नहीं है तो किस तरह से वह पशुओं को भी कुछ भोजन का हिस्सा कैसे, किस प्रकार दे सकता है। इसलिए वह कुतिया जो है वह भी दुखी होकर के, दुखी भाव से, निराश भाव से, उदास भाव से वहां आकर के सो जाती है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियों को भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कीट पतंगे भी नहीं मिल पा रहे हैं। इतना भयंकर अकाल आया हुआ है। जब
आप जानते हैं कीट पतंगे भी तब आते हैं जब थोड़ी सी फसल बड़ी हो जाती है और फसल में कुछ उनको खाने को मिलता है, तो कीट पतंगे आते हैं और फिर छिपकलियां उन कीट पतंगों को ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि घरों में, शहरों में नहीं दिखाई देती है छिपकलियां भीतों पर, आमतौर पर नहीं दिखाई देती, गाँव में बड़े सहज भाव से घूमती रहती हैं छिपकलियां, और उनके साथ बड़ा मधुर संबंध छिपकलियों के साथ भी होता है लोगों का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। गश्त का मतलब है आ रही हैं, जा रही हैं, आना और जाना, यात्रा कर रही हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ बहुत अधिक खाने के लिए नहीं है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और जब घर में खाने के लिए दाने नहीं हो, तो चूहे किस तरह से अपना छोटा छोटा सा कुतर करके कुछ खा ले लिया करते होंगे। लेकिन अब कुछ भी घर में नहीं है, इसीलिए चूहों की भी हालत शिकस्त है, अर्थात थकी हुई है, हारे हुए हैं चूहे भी, उनको भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगला जो दृश्य है, अब उस दृश्य में आप देखें कि अकाल समाप्त हो गया है, अकाल का समय समाप्त हो गया है, और बहुत समय के बाद दाने आए हैं। दाने का मतलब है अनाज घर में आया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, धुआं उठा। अब यहाँ धुआं उठना जो है, ये बात का संकेत है कि अब चूल्हा जल गया है, अब चूल्हा जलाया जा रहा है कुछ पकाने के लिए। तो धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और जैसे ही धुआं उठा, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। चमक उठी, चमक उठना एक मुहावरा है, आंखों में चमक आ जाना, अर्थात कोई सकारात्मक संकेत मिलना, निराशा समाप्त हो जाना और सकारात्मकता का प्रवेश हो जाना। तो चमक उठी घर भर की आंखें। अब घर भर की आंखें जो है, इसमें केवल मनुष्यों की आंखें नहीं है, वो उस चूहे की भी आंख की बात हो रही है, जो जिसकी हालत शिकस्त है। उस छिपकली की भी आंखों की बात हो रही है, जो गश्त कर रही है लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा। उस कुतिया की आंखों की बात भी हो रही है, जिसकी एक ही आंख है और वह भी उदास होकर के घर के बाहर चूल्हे के आसपास कहीं सो जाती है। उसकी आंखों में भी चमक आ गई है, उसकी आंखों में भी रोशनी आ गई है, उसे भी कुछ अब एक ढांढस बंध गया है कि अब उसे कुछ प्राप्त होगा। और इसमें वो लोग तो हैं ही। अब देखिए, मनुष्य की बात इसमें कहीं हुई नहीं है, लेकिन बात ये मनुष्यों के संदर्भ में कही जा रही है कि चमक उठी घर भर की। घर, मनुष्य गांव में जो मनुष्यों का घर होता है, वो केवल मनुष्यों का नहीं होता है, वो पूरे प्राणी जगत का, प्रकृति का उसके साथ एक निकट संबंध होता है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने भी अपने पांखें यानी कि पंख जो हैं, अब वो खुजलाना शुरू कर दिया है कि अब उस कौवे को भी उस आंगन में बनने वाले भोजन में से कोई हिस्सा उसे भी प्राप्त होगा। कौवे ने खुजलाई पांखें का मतलब केवल इतना सा है कि कौवे की आंखें भी चमक गई हैं। कौवे के मन में भी अब एक उत्साह का भाव है, उमंग का भाव है। अब उसे भी ये उम्मीद बंध गई है कि उसे भी कुछ भोजन प्राप्त होगा। तो चलिए, ये सारी बातें आज की इस कक्षा में हुई। आज आपने गुलाबी चूड़ियां और अकाल और उसके बाद तो मेरी प्रिय कविताओं में से है, और बहुत छोटी भी है और बहुत अच्छी इसमें लय भी है। तो उस वजह से ये कविता मुझे बड़ी प्रिय है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।